हो गया, ठीक है, लाइव करो। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन होगा ना? बनाए थे, बना था। अरे क्या कर रहा है जी? अरे पहले से निकाले, सब क्या कर रहा है? वाह, लाइव है, ये कैसे हो रहा है? अरे किसको किसको बैठाते हैं? कम से कम जो एप्लीकेशन बंद कीजिए लाइव। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय की दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर बढ़ती जाती है। ये तो सही है। प्रगतिशील कर प्रणाली में आय की दर बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही है यह। प्रतिगामी कर प्रणाली में एक सीमा तक आय बढ़ने से कर प्रतिशत में वृद्धि होती है तथा उसके बाद आय बढ़ने पर भी कर की दर समान ही रहती है। क्या यह सही है? यह सही नहीं है। प्रतिगामी में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या होती जाती है? तो यह सही है और यह क्या है? गलत है। अधोगामी प्रगतिशील का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अधोगामी प्रगतिशील का ही दूसरा नाम क्या है? अधोगामी। अधोगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत में कमी होने लगती, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया ना। अधोगामी मतलब हुआ आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी लगातार क्या बढ़ते जाना। 4 नंबर, प्रतिगामी कर विकासशील देशों में प्रचलित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रगतिशील किसी भी देश में प्रचलित, प्रतिगामी कर विकासशील देशों में नहीं, किसी भी देश में प्रचलित नहीं है। प्रतिगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर क्या होती जाती है? घटते जाती है, जिसके कारण यह कर प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरता है। इसीलिए यह किसी भी देश में लागू नहीं है। तो कौन? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें क्या कर, उपरोक्त में कौन सत्य कथन नहीं है? तो 2, 3, 4 जो है वो सत्य, 2, 3, 4 जो है सत्य, जबकि पहला कथन क्या है? सत्य है। पहला कथन क्या है? क्लियर हो गया। इसमें समझने वाली है कि अधोगामी कर प्रणाली का ही दूसरा नाम क्या है? प्रगतिशील कर प्रणाली। पहला प्रश्न कोई दिक्कत? समझ गए? पहला कथन सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही नहीं है। 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, सीमा कर भी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क भी केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि बिक्री कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। बिक्री कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो पहला, दूसरा का तीसरा केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। जबकि बिक्री कर
बिक्री कर कौन लगाते हैं? और बिक्री कर वर्तमान समय में किसके अंतर्गत आ गया है? जीएसटी के अंतर्गत आ गया है। राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया बिक्री कर को वर्तमान में किस कर के अधीन शामिल कर दिया गया है? जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकारों के कर राजस्व के मुख्य स्रोत है? राज्य सरकार के कर राजस्व के मुख्य स्रोत है। तो आयकर तो राज्य सरकार नहीं लेता है दोस्तों, आयकर तो राज्य सरकार का कर, इस कर को कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। ठीक है, तो मालगुजारी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क और मादक पदार्थ जैसे कि तंबाकू और शराब हो गया, इस पर राज्य सरकार को टैक्स आता है। वाणिज्यिक मतलब व्यापार कर, वाणिज्यिक मतलब व्यापार करने वाला कर भी राज्य सरकार ही लेते हैं, तो यह भी राज्य सरकार का स्रोत हो गया। यह भी राज्य सरकार का आयकर केंद्र सरकार लेते हैं। केंद्रीय कर एवं राजस्व में राज्यों का भार, तो यह भी राज्य सरकार का हिस्सा हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार जो कर वसूलते हैं उनमें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर उन करों में कुछ हिस्सा केंद्र किसको देते हैं? राज्य को। तो राज्य को आय का साधन केंद्र सरकार के करों में जो हिस्सा है वो भी है दोस्तों। तो कह रहा है कि राज्य सरकारों के कर राजस्व का मुख्य स्रोत कौन है? तो मुख्य स्रोत है पहला, दूसरा और जबकि तीसरा राज्य सरकार के कर आय का मुख्य स्रोत नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत आते हैं। भारतीय कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय कर ढांचा प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत का जो कर ढांचा है प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल नहीं है, यह भी सही है। कई प्रकार के प्रशासनिक असुविधा भारत के कर प्रणाली में आज भी मौजूद है। ठीक है, खासकर भ्रष्टाचार की समस्या बार बार देखने को मिलता है। किस स्तर पर दोस्तों? प्रशासनिक स्तर पर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? करों की अनेकता और एकीकरण का अभाव है। करों की अनेकता और एकीकरण का अभाव बिल्कुल सही है। भारत में ढेर सारे कर है, अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी बना दिया गया है। फिर भी दोस्तों आज भी कई ऐसे अप्रत्यक्ष कर है जो जीएसटी से अभी क्या है? बाहर है। जैसे सीमा शुल्क बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी पर जो कर लगता है वो भी जीएसटी से क्या है? तो भारत के कर प्रणाली में एक अवगुण ये भी है कि भारत में ढेर सारे कर है, प्रत्यक्ष कर भी ढेर सारे हैं, अप्रत्यक्ष कर भी ढेर सारे हैं। अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर जीएसटी बनाने के बावजूद भी आज भी कई अलग अलग अप्रत्यक्ष कर है। तो ये भी दोस्तों भारत के कर प्रणाली के संदर्भ में सही है कि करों की अनेकता और एकीकरण का क्या है? कर ढांचे में अंतर क्षेत्रीय असंतुलन, बिल्कुल भारत के कर प्रणाली में क्षेत्रीय असंतुलन भी व्याप्त है। यानी कि भारत के भी अलग अलग राज्यों में अप्रत्यक्ष कर की जो दर है दोस्तों वो क्या है? अलग अलग है। कोई सरकार शराब पर अधिक टैक्स लगा रहा है तो कोई राज्य सरकार कम टैक्स लगा रहा है। यानी कि जो अप्रत्यक्ष कर है या जो कर राज्य सरकार आरोपित करते हैं वह सारे राज्यों में एक समान नहीं है, उसमें अलग अलग वो कर अलग अलग हो जाता है। तो कर ढांचे में इनके कारण अंतर क्षेत्रीय असंतुलन भी पैदा होता है। 4 नंबर, कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, बिल्कुल है दोस्तों। कर प्रणाली में पारदर्शिता का क्या है? अभाव है। जो कर देते हैं उसको पारदर्शिता का मतलब समझाए थे ना
यानी कि सरकार अगर कर लेती है तो वो करदाताओं को अगर बता रहा है कि हम आपके कर के पैसे को कहां खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कर प्रणाली पारदर्शी है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है अगर, तो इसका मतलब है कि कर प्रणाली पारदर्शी नहीं है। और भारत में यही है, कर देने वाले को पता है कि सरकार किस मद में खर्च कर रहा है, नहीं खर्च कर रहा है। तो ये सभी कर निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करे तो भारत के कर प्रणाली के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य है। और ये भारत के कर प्रणाली के दोष है। अगर पूछ देखे कि भारत के कर प्रणाली में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, तो ये चारों दोष भारत के कर प्रणाली में पाए जाते हैं। भारतीय कर ढांचा प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यकुशल नहीं है। भारतीय कर में अनेकता है, एकीकरण का क्या है, अभाव है। यानी ढेर सारे अप्रत्यक्ष कर है, ढेर सारे प्रत्यक्ष कर है। कर ढांचे में अंतर क्षेत्रीय असंतुलन है, यानी राज्य सरकार जो कर आरोपित करते हैं वह भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग दर से आरोपित किए जाते हैं। उसके बाद कर प्रणाली में पारदर्शिता का क्या है, अभाव है। यानी करदाता को यह नहीं पता चलता है कि कर के राशि सरकार किस मद में खर्च कर रही है। और इस तरह से ये सारे के सारे कथन दोस्तों क्या है, सही है। सारे के सारे कथन क्या है, सही है। क्लियर हो गया? चौथा प्रश्न क्लियर दोस्तों। अगला पांचवा, निम्नलिखित में बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्याएं। बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्याएं। बिक्री कर यानी बिक्री कर किसको कहते हैं, वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को, जो वर्तमान समय में किसके अंतर्गत शामिल है, जीएसटी के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान समय में यह कर किसके अंतर्गत शामिल है दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत शामिल है। तो निम्नलिखित में बिक्री कर व्यवस्था में बुनियादी समस्या है। पहला, दरों की विविधता तथा विभिन्न रियायतों के कारण बिक्री कर प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव होना। बिल्कुल ये सही है। भारत में बिक्री कर के दरों में क्या पाई जाती है, विविधता। मतलब कि सारे उत्पाद पर बिक्री कर एक समान नहीं है। जैसे शराब पर बिक्री कर बहुत ज्यादा है और दूध पर बिक्री कर न के बराबर। तो एक तो भारत में ढेर सारे उत्पाद है, सभी उत्पादों पर बिक्री कर एक समान नहीं है। ऊपर से कुछ उत्पादों पर बिक्री कर ज्यादा लगता है तो कुछ उत्पाद पर क्या होता है, रियायत मिल जाती है। तो जिसके कारण कर प्रणाली काफी क्या हो जाता, जटिल हो जाता है। कर प्रणाली उस समय ठीक रहती जब सभी उत्पादों पर एक समान बिक्री दर आरोपित होता। इससे कितने कर की राशि होगी यह कैलकुलेट करने में क्या होता, आसानी। अब मान लीजिए कि एक दुकानदार ही 75 तरह के उत्पाद को बेचता है तो उसे 75 प्रकार के दरों से सामना करना पड़ सकता है बिक्री कर के कारण। तो बिक्री कर के संबंध में ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। बिक्री कर में यह एक बुनियादी समस्याएं हैं कि सभी उत्पादों पर बिक्री कर एक समान नहीं है। उत्पाद दरों में क्या है, विविधता है। और कई उत्पादों पर क्या मिलती है, रियायत, तो कई उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैक्स। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरों का अलग अलग होना। बिल्कुल दोस्तों, हर राज्य में बिक्री कर एक समान नहीं रहता है। हर राज्य में बिक्री कर क्या होता है, अलग अलग। हालांकि अब जीएसटी आने से ये सारे समस्याएं दूर हो गई है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, बिक्री कर की कर रहे हैं। और उस समय की कर रहे हैं जब यह जीएसटी में शामिल नहीं है। तो दूसरी समस्याएं भी बिक्री कर में है। बिक्री कर का आधार संकुचित होना। नहीं, बिक्री कर का आधार संकुचित नहीं है। आधार संकुचित मतलब क्या, बिक्री कर बहुत कम उत्पादों पर लगता है, ऐसा तो नहीं है। बिक्री कर हर उपभोक्ता वाले वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है दोस्तों। तो यह कथन गलत है दोस्तों, यह कथन समस्याएं नहीं है। यहां पर हमें क्या पूछ रहा है कि बिक्री कर की कौन बुनियादी समस्याएं हैं। तो यह तीसरा कोई समस्याएं बिक्री कर का आधार संकुचित न होकर बिक्री कर का आधार संकुचित न होकर बल्कि बिक्री कर का आधार क्या है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। बिक्री कर का आधार क्या है, विस्तृत है। तो तीसरा तो गलत है।
बिक्री कर में कर चोरी की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल अधिक होती है। दुकानदार बोलता ही है कि हमारा बिक्री कम हुआ है और इससे वो बिक्री कर क्या करता है, कम बढ़ता है, तो ये भी एक समस्या है। तो अगर बिक्री कर के बुनियादी समस्याओं को देखिएगा तो पहला समस्याएं हैं, दूसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन तीसरा बिक्री कर की कोई बुनियादी समस्याएं नहीं है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2 और 4। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन राजा चलैया समिति की सिफारिश है? दोस्तों 2002 में राजा चलैया समिति बनी थी, जो 2005 में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। तो चलैया समिति का जो गठन हुआ था वो कर प्रणाली को देखने के लिए कि भारत की जो कर प्रणाली काफी जटिल हो गई है, उसमें क्या सुधार किया जाए, उनमें क्या सुधार किया जाए, इसी के लिए कौन समिति गठित की गई थी? तो कह रहा कि कौन चलैया समिति की सिफारिश थी? आयकर की दरों में कर कम करना, यह चलैया समिति की सिफारिश थी, बिल्कुल थी। चलैया समिति कहा कि आयकर के दरों में क्या करनी चाहिए, उत्पादन शुल्क के आधार को और अधिक व्यापक करनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सुझाव था। अप्रत्यक्ष कर पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए, ऐसा कुछ चलैया समिति नहीं कहा था। उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों से उगाही की बात कही थी, केवल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर पर निर्भरता बढ़ाने की बात नहीं कही थी। हाँ, यह भी कहा था कि केवल अनुत्पादक संपत्ति पर ही क्या लगानी चाहिए, संपत्ति कर। यानी पहला, दूसरा और चौथा बात की सिफारिश राजा चलैया समिति ने की थी, जो 2002 में कर और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के जांच के लिए चलैया समिति कब बनी थी, 2002 में बनी थी। और उन्होंने पहला, दूसरा और चौथा सुझाव दिया था, लेकिन तीसरा सुझाव नहीं दिया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? द्रव्य यानी वस्तु, द्रव्य का मतलब वस्तु, जैसे चावल, गेहूं, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहे, लेकिन मांग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी सवाल कर है कि जब सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड, तब क्या होगा? तब दोस्तों जब सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड, तो इसके कारण क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, यानी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण छठ के समय कद्दू का होता है। कद्दू जितना उपजा है उतने है, लेकिन डिमांड हर कोई कर रहा है, जिससे कद्दू के कीमतों में क्या आ जाती है, उछाल आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब द्रव्य की पूर्ति यथावत रहे, कांस्टेंट रहे, द्रव्य की पूर्ति कांस्टेंट रहे और उसकी मांग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो महंगाई क्या होगा, मर जाएगा। अर्थात कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कमी। कीमत स्तर में वृद्धि होने के कारण ब्याज की दर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाती है तो मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर क्या हो जाता है, ब्याज दर इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि ताकि लोग कम से कम लोन ले, और लोग कम से कम लोन लेगा तो मार्केट में कम से कम पैसा जाएगा और मांग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने और मांग में वृद्धि हो जाने से महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्याज दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे बढ़िए दोस्तों। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में, भारत जैसे अल्प विकसित देशों में परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष कर वृद्धि तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरजीह दी जाती है, तरजीह दी जाती है। ऐसा क्यों? यानी सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि परोक्ष, परोक्ष मतलब कौन,
अप्रत्यक्ष कर। तो पूछ रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाने से ज्यादा सरकार किस कर को बढ़ाना चाहती है? प्रत्यक्ष करों को बढ़ाना चाहती है। ऐसा क्यों? यानी प्रत्यक्ष कर को तरजीह क्यों देती है सरकार? प्रत्यक्ष कर में ही वृद्धि क्यों करना चाहती है? तो इसका एक ही कारण है कि अप्रत्यक्ष कर का भार गरीबों पर ज्यादा पड़ता है, जबकि प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर ज्यादा पड़ता है। और एक लोकतांत्रिक और अल्प विकसित देशों के लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि कर का भार गरीबों पर कम पड़े, अमीरों पर। तो अप्रत्यक्ष जैसे बिक्री कर बढ़ा दीजिएगा, बिक्री कर सबको क्या देना पड़ता है? एक समान, चाहे अमीर हो गरीबी हो, बिक्री कर सबको क्या लगता है? एक समान लगता है। तो इसीलिए अगर हम बिक्री कर को बढ़ाएंगे तो इसका भार अमीर गरीब दोनों पर एक समान तरीके से पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीबों पर ज्यादा पड़ेगा लेकिन अमीरों पर कम पड़ जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष कर का भार अमीरों पर ज्यादा पड़ता है, गरीबों पर कम। जैसे आयकर है, जिसको आय होगा वही ना आयकर देगा। तो आयकर बढ़ाइएगा तो क्या होगा? आयकर बढ़ाइएगा तो गरीब पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जो पैसा कमा रहा है उसी पर असर पड़ेगा। तो अप्रत्यक्ष कर को बढ़ने के तुलना में प्रत्यक्ष कर बढ़ाने की तरजीह इसलिए दी जाती है कि प्रत्यक्ष करों का बोझ अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को सहन करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर का बोझ सामान्य नागरिक पर पड़ता है। और सरकार सामान्य नागरिक पर कर को डालना नहीं चाहती है। सरकार संपन्न वर्ग से ही कर वसूलना चाहती है, और ऐसा ही एक लोकतांत्रिक देश में होनी चाहिए। तो इसका कारण क्या होगा? सी, निम्नलिखित में किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित किया जाता है? यानी कौन प्रत्यक्ष कर है? निगम कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर भी क्या है? सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क भी क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है 1, 2 और 3। प्रत्यक्ष कर कौन है दोस्तों? 1 है, 2 है और 3 है। जबकि सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर? मोड भेंट का क्या तात्पर्य है दोस्तों? मोड भेंट वास्तव में इसका फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड भेंट। क्या होता है? भेंट के तरह। यानी कि भारत में वैल्यू एडेड टैक्स को ही पहली बार किस रूप में लागू किया गया, और भेंट का जो मतलब है वही मतलब किसका है? मोड भेंट का मतलब है। और भेंट का मतलब बताए थे कि भेंट बहुचरण कर व्यवस्था है, यानी कि उत्पादन शुल्क के प्रत्येक स्तर पर कर लगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? और वैट को ही भारत में पहली बार 1986 में किस नाम से लगाया गया? मोड भेंट के नाम से लगाया गया दोस्तों। तो उत्पादन से उपभोग तक जितने भी चरण होते हैं, उत्पादन से उपभोग तक जितने भी चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, और उसी मूल्य वृद्धि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? वैट कहते हैं। उसी मूल्य वृद्धि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? वैट कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक भारत में केंद्रीय सरकारों के कर राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्रीय सरकारों का कर राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन? मोटरयान कर। मोटरयान कर राज्य सरकार वसूल करती है। यानी कि शोरूम में जो आप गाड़ी लेते हैं, उस गाड़ी के खरीदते समय एक भारी भरकम कर लिया जाता है, और वह कर कौन लेता है? राज्य सरकार। इसलिए भिन्न भिन्न राज्यों में भी गाड़ी के दामों में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। यानी कि बिहार में जो गाड़ी का रेट है, हो सकता और स्टेट में कम या अधिक हो जाए। तो मोटरयान कर कौन सरकार लेता है? और मोटरयान कर मोटरयान खरीदते समय ही चुकाया जाता है। ठीक है। भारत में निगम कर किसी कंपनी या आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है?
दोस्तों संपत्ति को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उस पर यह टैक्स नहीं लगता है। व्यवसाय से होने वाले लाभ पर निगम कर लगता है। पूंजी अभिलाभ यानी कि ब्याज की जो प्राप्ति होती है उस पर लगता है। शेयर के खरीद बिकने से जो ब्याज आता है उस पर लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर पैसा कमाया है, यानी कोई व्यक्ति अपना संपत्ति बेचा है, तो संपत्ति बेचने पर जो पैसा आएगा दोस्तों उस पर निगम कर लगता नहीं है। संपत्ति को बेचने से जो आय होती है उस पर निगम कर आरोपित नहीं किया जाता है। संपत्ति को बेचने से जो आय होती है उस पर निगम कर आरोपित नहीं। अगला, दीर्घकालीन वित्तीय नीति का उद्देश्य किसको अस्थायित्व प्रदान करना है? दीर्घकालीन वित्तीय नीति का उद्देश्य किसको अस्थायित्व प्रदान करना है? प्रत्यक्ष कर को। किसको? प्रत्यक्ष कर को। अब प्रत्यक्ष कर संपन्न वर्ग के लोग देते हैं, तो सरकार अधिक से अधिक लोगों को किस कर के दायरे में लाना चाहती है? प्रत्यक्ष कर के दर में लाना चाहती है। दोस्तों राज्य सरकारें के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्रीय करों में भाग। केंद्रीय करों में भाग भी राज्य सरकार को मिलता है। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर आर्थिक अनुदान समय समय पर केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। राज्यों को भूमि एवं मनोरंजन पर भी कर कौन लेता है? राज्य सरकार। जमीन का रसीद करता है दी, वही कहलाता है भूमि कर। और भूमि कर कौन वसूल करता है? राज्य सरकार। मनोरंजन कर भी कौन वसूलता है? सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा के टिकट पर जो कर होता है वह कर भी राज्य सरकार लगाती है। लेकिन आयकर राज्य सरकार नहीं लगाती है, आयकर कौन लगाता है? तो यहां पर आपसे पूछ रहा है राज्य सरकार का, तो 1, 2 और 3। मनोरंजन कर और भूमि कर कौन वसूल करता है? राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार के लिए आगम के दृष्टि से दूसरा प्रमुख कर कौन है? तो पहला प्रमुख कर कौन है? और दूसरा प्रमुख कर है वस्तु और सेवाओं पर घरेलू कर। घरेलू का मतलब देश की सीमा के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकते हैं? कौन सा कर? तो राजस्व कर। राजस्व कर केवल कौन लगा सकते हैं? और राजस्व कर का मतलब व्यापार कर से है। किससे है? व्यापार कर से है। अगला, अनुपातिक कर प्रणाली के बारे में बताए थे दोस्तों। अनुपातिक कर प्रणाली के बारे में बताए थे ना। अनुपातिक कर प्रणाली के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। आय के सभी स्तर पर कर की दर क्या है? एक समान। आय के सभी स्तर पर समान दर से जब कर लगाया जाता है तब ऐसे ही कर प्रणाली को क्या कहते हैं? अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। ऐसे ही कर प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रगतिशील। मतलब आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। प्रतिगामी में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर घटती जाती है। और अनुपातिक कर प्रणाली में सभी आय वर्गों के लिए कर का एक ही दर आरोपित किया जाता है। कर का एक ही दर आरोपित किया जाता है। तो अनुपातिक कर प्रणाली के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आय के सभी स्तर पर समान दर से जो कर लगाया जाता है इसी कर प्रणाली को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अगला, निम्नलिखित में कौन एक प्रगामी कर संरचना को निरूपित? परगामी का मतलब प्रतिगामी है। परगामी का मतलब प्रतिगामी है, यानी प्रतिगामी परगामी एक ही बात हुआ, एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो अब आप प्रतिगामी समझ रहे हैं ना। आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में जब गिरावट हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिगामी कहते हैं, या दूसरा नाम उसको क्या कहते हैं? देखिए कौन आंसर होगा? बी होगा? सी होगा? कर की दर में आय बढ़ोतरी के साथ साथ क्या होती है?
घटती जाती है। कर की दर आय बढ़ोतरी के साथ साथ क्या होती जाती है? घटती जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 19 नंबर, वस्तु एवं सेवा कर जो कि केलकर टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित किया गया था, एक प्रत्यक्ष कर है। नहीं, वस्तु और सेवा कर यानी क्या? जीएसटी और प्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी क्या है? कर है या प्रत्यक्ष कर? यह सही होगा? यह कथन क्या है? उपकर एक अस्थायी कर है। बिल्कुल, उपकर का मतलब शेष, जो किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए लगाया जाता। बिल्कुल सही है। और केवल प्रत्यक्ष कर पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उपकर केवल प्रत्यक्ष कर पर नहीं लगाया जाता है। उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर लगाया जाता है। उपकर प्रत्यक्ष पर भी लगाया जाता है। और तो यह कथन भी क्या है? गलत है। उपकर के बारे में पढ़िए, उपकर को देखिए तो उपकर दोनों पर न लगते हैं। नोट में देखिए उपकर के बारे में, और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपकर के बारे में पढ़े। बहुत को तो उपकर मिल नहीं रहा, कहां है? दोनों पर लगनी चाहिए ना। उपकर प्रत्यक्ष कर पर भी लगाए जाते हैं। और तो इस तरह से यह कथन भी क्या हो गया? दोनों कथन क्या हो गया? गलत। आगे आ जाए, अगला नंबर पर आ जाए दोस्तों। आइए घर पर पढ़िएगा दोस्तों। विक्रय कर, विक्रय कर मतलब बिक्री कर। अब बिक्री कर मतलब वैट। बिक्री कर, विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार का कर है? तो ये तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार ही वसूल करती है। बिक्री कर राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार ही क्या करती है? वसूल करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आयकर लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आयकर के लगाने लगाएगा कौन? केंद्र सरकार। आयकर कौन लगाता है? और आयकर वसूल भी केंद्र सरकार करता है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग है, और वही विभाग वसूल करता है आयकर। तो केंद्र ही आयकर लगाती है, केंद्र की एजेंसी ही आयकर वसूल करती है, और वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर वह पैसा राज्यों को बांटती है। तो आयकर लगाया कौन? केंद्र सरकार। वसूल कौन किया? और वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। आगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? आयकर तो प्रत्यक्ष कर है, ये गलत है। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, ये भी गलत है। उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत। मनोरंजन कर राज्यों को अधिकतम नहीं, मनोरंजन कर राज्य का कर है, लेकिन राज्य को अधिकतम कर बिक्री कर से प्राप्त होता है। किससे? बिक्री कर। जो पेट्रोल डीजल शराब सब जो बिकता है उससे राज्य सरकार को अधिक प्राप्त होती है। तो ये भी गलत है। यानी कि सही आपका कौन है? सी। उत्पाद शुल्क केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत। हालांकि केंद्र को अधिकतम प्राप्त होता है निगम कर से। किस कर से? लेकिन यहां पर आपका आंसर सी ही होगा, क्योंकि ए, बी और डी सरासर गलत है दोस्तों। मूल्य वर्धित टैक्स यानी वैट लगाया जाता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर।
पहले ही बता दिए थे कि वैट उत्पादन से उपभोग तक जितने चरण में गुजरता है और मूल्य वृद्धि होता है उन पर आरोपित किया जाता है। वैट एक बिक्री कर है जो राज्य सरकार, क्या हुआ इसको, क्या हुआ, नोट है कि न है, सोए हुए हैं, अल्लाह मत। आइए दोस्तों 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन कथन सत्य है? यह एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल सही है। आयकर क्या है? यानी आय ज्यों ज्यों आपका बढ़ते जाएगा कर का दर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे 5 लाख तक सालाना इनकम है तो 0 है कर, 10 लाख होगा तो उससे 5%, फिर 20 लाख होगा 10%, 30 लाख होगा 40%। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, चाहे आपका इनकम कितना ही क्यों ना हो। यह एक प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, नहीं। यह अनुपातिक कर है, नहीं। तो सही कौन है? क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अप्रत्यक्ष कर कौन है? कंपनी कर का मतलब निगम कर से है। कंपनी कर मतलब तो निगम कर तो प्रत्यक्ष कर है ना, तो इस तरह कंपनी कर भी क्या हो गया, प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर आपका कौन कौन है? 2 और, जबकि कंपनी कर, निगम कर को ही अन्य नाम कंपनी कर से जाना जाता है दोस्तों। कंपनी कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये दोनों ही प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित पर विचार करिए। कहिए, ये सवाल तो आपसे बन जानी चाहिए, बनाइए तो। कौन प्रत्यक्ष कर है? सभी है, सब मुंह देख रहा है। अनुषंगी लाभ कर के बारे में बताए थे, अनुषंगी लाभ कर बताए थे दोस्तों, जिसको अंग्रेजी में फ्रिंज प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। फ्रिंज कर, अनुषंगी लाभ कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिंज टैक्स कहते हैं। ब्याज कर भी प्रत्यक्ष कर है। ब्याज कर भी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। अब ब्याज कर आयकर में जोड़ कर लगता है। आयकर में जैसे कोई इनकम टैक्स देता है इनकम पर, लेकिन उसके बैंकों में पैसे जमा है और उससे कहीं पर ब्याज आ रहा है, तो उस ब्याज के राशि को भी उनके इनकम के राशि में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, और तब इनकम टैक्स लिया जाता है। तो इस तरह से ब्याज कर भी प्रत्यक्ष कर है, और यह कर व्यक्ति के इनकम में जोड़कर इनकम टैक्स के साथ लगता है दोस्तों। प्रतिभूति लेन देन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। यह तीनों प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित करों में कौन से राज्य सरकारों द्वारा नहीं लगाया जाता है? निगम कर, निगम कर या कंपनी कर या कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स, जो भी कह लीजिए, यह केंद्र सरकार लगाता है। निगम कर कौन लगाता है? सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार, सीमा शुल्क भी केंद्र सरकार लगाता है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से केंद्रीय सरकार, यहां पर सजीय सरकार है, यहां केंद्रीय सरकार होगा। क्या होगा? केंद्रीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहां जमा होता है? भारत के संचित निधि में। यानी सरकार को जितना टैक्स का पैसा आता है वो भारत के किस खाता में जमा होता है?
संचित निधि में भारत सरकार के पास 3 प्रकार के खाता होते हैं, आपको बताए थे ना। और उनमें से एक खाता कौन है? सारे टैक्स के पैसे कहाँ जमा होते हैं? संचित निधि में जमा होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में कार्य सूचना नेटवर्क की स्थापना की गई है? कार्य सूचना नेटवर्क की स्थापना किसके संदर्भ में की गई है? आयकर के संदर्भ में की गई है। लोगों को आयकर के संबंध में जानकारी आसानी से हासिल करने के लिए, आसानी से आयकर भरने के लिए ही टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना की गई है। दोस्तों, आइए 30 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सी मूल्य आधारित कर की विशेषता नहीं है? वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। बिल्कुल, यानी उत्पादन के प्रत्येक चरण पर कर लगता है, तो उसी को, यानी प्रत्येक चरण का मतलब ही क्या हुआ? बहुबिंदु लक्ष्य प्रणाली। ठीक है, बहुबिंदु लक्ष्य प्रणाली। तो ये पहला वैट के संदर्भ में सही है। बी नंबर देखिए तो सही है। ये उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया जाता है। बिल्कुल सही है यह भी। यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोक्ता के अनंत उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। यह वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग के यहां उपभोक्ता होगा। दोस्तों क्या? तो सवाल में थोड़ा मिस्टेक ये है, यानी कि वस्तु और सेवाओं पर जो वैट लगता है उसका अंतिम भार किस पर पड़ता है? यानी कि जीएसटी हो या बिक्री कर, अंतिम रूप से वह कर कौन चुकाता है? उपभोक्ता चुकाता है। यह भी सही है दोस्तों। तो इसका मतलब गलत कौन है? डी गलत है। यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है। नहीं, यह बिक्री कर किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। यह बिक्री कर किसका विषय है दोस्तों? राज्य सरकार का। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बिक्री कर लागू नहीं है? तो दोस्तों बिक्री कर लागू नहीं है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में बिक्री कर यानी कि वैट लागू नहीं है। अंडमान एवं निकोबार लक्षद्वीप में वैट लागू नहीं है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत सरकार के सकल कर राजस्व का मुख्य स्रोत है? तो मुख्य स्रोत कौन है? निगम कर। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अधिभार कर के ऊपर कर होता है। बिल्कुल सही है। सामान्यतः अधिभार अप्रत्यक्ष कर के साथ नहीं, अधिभार किसके साथ? उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर लगता है, जबकि अधिभार किस पर लगता है? प्रत्यक्ष कर पर। उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर, बिल्कुल उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पर लगाया जाता है। तो सही कौन है? पहला और तीसरा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? और दूसरा गलत क्यों है? इस बात को समझे कि नहीं समझे? अधिभार मुख्यतः किस कर पर लगाए जाते हैं? प्रत्यक्ष कर पर। अधिभार मुख्यतः किस कर पर लगाए जाते हैं? प्रत्यक्ष कर पर। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित है? एल के झा समिति बिल्कुल अप्रत्यक्ष कर से। नंजूदम्पा समिति ये गलत है। नंजूदम्पा समिति किससे संबंधित है? रेलवे किराया पर सुझाव देने के लिए बनाता। वांचू समिति कर सुधार से नहीं, वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। तो ये भी सही है। वांचू समिति का संबंध किस कर प्रणाली की जांच करना था? प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को जांच करना था, तो पहला और तीसरा क्या है? सही है। जबकि नंजुनदप्पा समिति का संबंध किससे है? रेलवे किराया पर सरकार को सुझाव देने के लिए यह समिति बनी थी। अगला, टैक्स हेवन देश से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? टैक्स हेवन देश में कोई कर अदा नहीं किया जाता है, ये सही है दोस्तों। ये क्या है? काला धन जमा करना। बिल्कुल, टैक्स हेवन देश में जाकर लोग काला धन क्या करते हैं? जमा करते हैं। लोग काला धन क्या करते हैं? सेंट किटस एवं नेविस, कैनरी द्वीप, माल्टा टैक्स हेवन देश है। बिल्कुल, ये भी सही है। कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ए भी सही है टैक्स हेवन देश के संदर्भ में, बी भी सही है टैक्स हेवन देश के संदर्भ में, और सी भी क्या है? तो गलत कोई नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कर अपवंचन आय या निवेश के संबंध में गलत सूचना देने से संबंधित है। बिल्कुल, यही कथन क्या है दोस्तों? कर अपवंचन, जब सरकार को भ्रामक सूचना दे करके, जब सरकार को गलत सूचना दे करके या गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके कर देने से लोग बच जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कर अपवंचन। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन ही क्या है दोस्तों? सत्य है। पहला कथन ही क्या है? सत्य है। क्लियर हो गया? इसका मतलब बी सी डी गलत है। पढ़ लीजिए एक बार बी को। कर विवर्तन के अनुसार कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। नहीं, कर विवर्तन को मतलब कर का भार टालकर किसी और पर दे देना। और कर विवर्तन किस कर के साथ लागू होता है? अप्रत्यक्ष कर के साथ लागू होता है। किसके साथ? आयकर रिटर्न हेतु सहज फॉर्म वेतन भोगी कर्मियों के लिए है। नहीं, सहज फॉर्म सबके लिए है, सभी से भर सकता है। पुराना सरल फॉर्म ने अब सहज फॉर्म का रूप ले लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आगे बढ़िए। भारत में अधिकतम कर आय प्राप्त होती है दोस्तों सरकार को किससे? निगम कर से। भारत सरकार की कुछ कर आय में सर्वाधिक योगदान है। अगर इन चारों में देखिएगा तो सर्वाधिक योगदान किससे? केंद्रीय आबकारी कर। आबकारी मतलब उत्पाद शुल्क। आबकारी मतलब उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ही दूसरा नाम है केंद्रीय आबकारी कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का ही दूसरा नाम है केंद्रीय आबकारी कर। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है किससे? कॉर्पोरेट टैक्स से, निगम कर से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? निगम कर से प्राप्त होती है। किससे? निम्नलिखित में कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? व्यापार कर। व्यापार कर कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है। इसको वाणिज्यिक कर भी कहते हैं। संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? कृषि भूमि पर। कृषि भूमि पर कर वसूलने का अधिकार राज्य सरकार को है। कृषि भूमि पर कर वसूलने का अधिकार किसको है दोस्तों? राज्य सरकार को है। भारत में किसने आमदनी पर कर लगाने की शुरुआत की थी? आमदनी पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? आयकर कहते हैं। और भारत में आयकर लगाने की शुरुआत किसने की थी? जेम्स विल्सन ने किया था। लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है दोस्तों? निगम कर। संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। क्लियर हो गया? आगे, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? मार्ग कर नहीं लगाया जाता है। शिक्षा कर तो लगाया जाता है भारत सरकार के द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सा समूह केंद्रीय कर यानी केंद्र सरकार का कर इसमें कौन है? देखिए कौन होगा? बी होगा। देख लेते। उत्पाद शुल्क केंद्र भी वसूल करता है, राज्य के उत्पाद शुल्क को राज्य उत्पादन शुल्क कहते हैं, और केंद्र को तो ये तो बिक्री कर फिर राज्य सरकार, ये नहीं होगा। उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार भी होगा। गिरी कर भी राज्य सरकार वसूल करता है। गिरी कर भी कौन वसूल करता है? राज्य सरकार। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार। स्थानीय मेला और हटिया पर कौन टैक्स लगाता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय मेले और हाट पर कौन कर आरोपित करता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? पंचायती राज प्रणाली को और नगर पालिका प्रणाली को ही क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। जैसे शहर का स्थानीय सरकार नगर निगम या नगर पालिका हुआ, और गांव का स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत हुआ। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? संपदा कर। संपदा कर क्या है? विक्रय कर यानी कि व्यापार कर तो अप्रत्यक्ष कर है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब सीमा से, एक्साइज ड्यूटी का मतलब उत्पादन कर। एक्साइज ड्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उत्पादन कर भी आपका क्या है? वो प्रत्यक्ष कर है। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क। संपदा कर यानी एस्टेट ड्यूटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। हालांकि वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, कराधान एक उपकरण है किसका? हाँ, कर के दर को बदलना, कर के दर को बढ़ाना, घटाना, नया कर आरोपित करना या पुराना कर हटाना ही हटाने की जो नीति है वही क्या कहलाता है? और यह काम सरकार बजट के माध्यम से करता है, और सरकार बजट के माध्यम से जो करता है उसे क्या कहते हैं? राजकोष की नीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भारत सरकार में सेवा कर सबसे पहले 1994-95 में लगा था। सेवा कर सबसे पहले कब लगा था दोस्तों? 1994-95 में राजा चलैया समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी लागू हुआ दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। तो 4 को काटकर यहां 1 लिख लीजिए। सामान और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस है। ठीक है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस सरकार ने 1954 में वैट के नाम से लगाया था। 1954 में वैट के नाम से लगाया था। भारतीय संसद द्वारा हाल में ही पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? असम था। और दूसरा नंबर पर बिहार था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ कहां हुआ? संसद भवन से हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? संसद भवन से। क्लियर हो गया? अब दोस्तों कितना चैप्टर बचा हुआ है? 1 चैप्टर बचा हुआ है और 1 चैप्टर और बचा हुआ है। क्लियर है? उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें नहीं है लेकिन वो पढ़ाएंगे। ठीक है। अब अगला जो क्लास होगा शुक्रवार को जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, और यह टेस्ट 1 से लेकर के यह टेस्ट जो होगा 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों का होगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं रहेगा और टॉपर को मिलेगा निश्चित इनाम। ठीक है। अधिकतम 5 टॉपर को इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग 1 से लेकर के 7 तक सारे प्रश्नों को रट लीजिएगा
और 1 से 7 तक प्रश्न पूछे जाएगा और 5 को का चयन किया जाएगा। टॉपर जो 5 होगा, ठीक है, 5 टॉपर लड़कों में से चुना जाएगा और 2 टॉपर लड़की में से चुना जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 5, 2, 7 लड़का लड़की का चयन किया जाएगा। क्लियर? हाँ, खाली ऑब्जेक्टिव से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन रट के आइए दोस्तों अगले क्लास। जो नहीं आएगा समझ लीजिए। सबको XYZ का कसम है, आना ही आना है, ठीक है। माना कि XYZ